राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूं आपसे और एक बहुत बड़ी शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद है, सचिन पुनिया जी, जो अमेरिका में रहते हैं और वहां की पक्की नागरिकता इनके पास है। तो दर्शक साथियों, अमेरिका में आजकल एक क्रेज है कि हरियाणा प्रदेश के युवा काम धंधा ढूंढने के लिए, पैसा कमाने के लिए अमेरिका की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। चाहे वो डोंकी स्टाइल में जाना हो या वैध अवैध तरीका, कोई कुछ नहीं देखते। युवाओं का सिर्फ एक निशाना अमेरिका जाना और धन कमाना। अब उसके लिए चाहे मौत से सामना करना पड़े या फिर जैसे भी झंझट हो उनसे गुजरना पड़े, उन झंझटों को पार करते हुए एक निशाना रहता है अमेरिका जाने का। और अमेरिका के पक्के नागरिक सचिन पुनिया जी हमारे साथ हैं। सचिन जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। धन्यवाद। सचिन जी, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं अलीगढ़ के पास हाथरस है, वहाँ का हमारा गांव है। और बहुत साल पहले मैं अमेरिका चला गया था अपनी इंटर के बाद पढ़ाई करने, और लगभग मेरा उसके बाद सारा जीवन वहीं बीता है। और मेरा जो अमेरिका से यहाँ पर आने का मकसद ये है, मेरे जो पिताजी हैं वो पुलिस में थे और वो अपने जो अर्जुन अवार्डी थे, वो अर्जुन उनको जो अवार्ड मिला था पहलवानी के लिए, उसके लिए माने जाते थे। और वो पुलिस में थे और जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पुलिस की जो उसने नौकरी करी थी, उन्होंने एक बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ की थी। और उनका एक ही वो था कि जो बच्चे वो आगे बढ़े, और उन्होंने हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अमेरिका भेजा। और वहाँ पर जो पढ़ाई जो मैंने करी है, और उसके बाद जो मैंने अपना जो प्रोफेशनल करियर मेरा बना है, उसमें मेरे को भारत की सुध कब आई, जब मोदी जी अचानक प्रधानमंत्री बने। और मुझे फिर लगा कि ये इस देश में इतनी टैलेंट है और इतना कुछ है इस देश में कि जो हम खुद नहीं जानते कि हमारी काबिलियत कितनी है। और उसका सचिन जी, मैं रोकना चाहूंगा। सचिन जी, आपके दादाजी जो अर्जुन अवार्डी रहे, पहलवान रहे, पिताजी मेरे पिताजी, हाँ जी, पिताजी, सॉरी दर्शक साथियों, तो क्या आपने पुश्तैनी कार्य को, जैसे पहलवानी के क्षेत्र में वो थे और अवार्डी, अर्जुन अवार्डी रहे, तो आपने नहीं सोचा कुश्ती करी जाए और यहीं रहा जाए? देखिए, उसका जो उत्तर है थोड़ा कठिन है। और वो कठिन इसलिए है कि जहाँ पर यूपी में उस समय उस काल की बात है जब कांग्रेस में यहाँ पर सारे में कुछ था ही नहीं। कोई क्या करेगा, कोई कितने सारे पहलवान लोग थे जो बाद में ठेले पकड़ते सब्जी बेचते मिले, जिन्होंने ओलंपिक्स में पहुँच गए थे, और वो भी क्या कहते हैं सब्जी बेच रहे थे। तो जब ऐसी व्यवस्था होती है, तो जब आगे का फ्यूचर पता नहीं होता, जिसको कहते हैं अनसर्टेनिटी कहते हैं, जब हमें आगे का पता नहीं होता तो हम इतने ज़्यादा अपने आप को गार्ड कर देते हैं कि हम वो रास्ते देखते हैं जो सबसे साधारण और सबसे पक्के हमारे हमारी आगे तनख्वाह बनेगी उससे। तो मेरे पिताजी पुलिस में गए और पुलिस पे उन्होंने हमें पब्लिक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया दिल्ली में। हम चाहते तो हम गांव में रह सकते थे, पर गांव में क्या था कि 12-12 घंटे लाइट नहीं आती थी, 15-15 दिन लाइट नहीं आती थी। कभी लाइट आ गई, काम करे फटाफट हुआ, तो वहाँ पर ऐसे काम जब चलते हैं तो इंसान क्या करे। हमारा ख़ानदान साधारण ख़ानदान है, तो जब ऐसी परिस्थिति होती हैं तो उसमें हर कोई ये सोचता है कि भाई सबसे अच्छा रास्ता कहाँ अपनाया जाए। तो वो उन्होंने हमें अमेरिका भेज दिया। अमेरिका भेजा तो मैं अपना एक सौभाग्य समझता हूँ कि क्या जैसे आप अमेरिका गए तो जैसे आईलेट्स वगैरह आजकल जो होते हैं, जो रैंकिंग आती है उसके हिसाब से जाते हैं या फिर डोंकी से जाते हैं? जैसे आप आईलेट्स वगैरह करके गए, आपकी एजुकेशन के हिसाब से आप स्टडी के लिए गए थे क्या वहाँ पर? जी हाँ, मैं इंटर के बाद मैंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में अप्लाई किया था। और उस समय भी जाना दूभर इसलिए था कि डॉलर भारत के पास इतने कम थे कि कुछ ही विषय में जा सकते थे। तो मैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में गया, फिर बाद में मेरे कंप्यूटर में मैंने अपने बदलवा दिया। तो मैं तो जिस हिसाब से गया था, पूरा लीगल प्रकार से गया था मैं, और अपने ही भगवान का और हमारी कुछ सद्बुद्धि और मेरे पिताजी की जो एक बहुत बड़ी देन है इसमें कि उन्होंने हमें हमेशा मेहनत से और ईमानदारी से काम करना सिखाया। और उनका इतना था कि पुलिस की करप्शन देखकर उन्होंने पुलिस से रिज़ाइन कर दिया था, पर उन्होंने कभी अपनी ईमानदारी नहीं त्यागी। और उसका फल ये है कि अमेरिका में जो पढ़ाई करी है मैंने, तो भारत का जो सिस्टम है मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अमेरिका में जिस प्रकार पढ़ाई करी जाती है वो मैं समझता हूँ। अब जो दोनों देशों में जो अंतर है वो मैं भली भांति समझ गया था बहुत साल पहले ही, पर मेरे को लगता नहीं था कि यहाँ पर कोई आशा है, कोई होप है।
जब तक, और ये ना भाजपा की ना मोदी जी की कोई चाटुकारिता नहीं है इसमें। ये वाकई मुझे भारत की सुध का, भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं 1991 में गया था और 2019 में 2012 में पहली 21 साल के बाद मैं वापस लौटा हूँ देश में जी। और उसके बाद, और वो भी मेरा अपने पर्सनल काम से, मेरा आना जाना रेगुलर कब हुआ है 2017 के बाद, जब वाकई मोदी जी ने लठ गाड़ दिया। और ये नहीं कि इन्होंने अपने भारत पे कब्जा कर लिया, उन्होंने वाकई दिखा दिया कि भारत में टैलेंट है और भारत में एक अलग आशा पैदा हुई। और मेरा जी, हाँ जी, जैसे देखते हैं न्यूज़ चैनल्स पे, हाँ जी, जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं उनके ऊपर देखते हैं कि लगातार मोदी जी को लेकर अमेरिका गए थे मोदी, जैसे ही मुलाकात हुई स्टेडियम के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ था, शायद आप भी मौजूद होंगे, ट्रंप के साथ। हाँ, नहीं, ट्रंप के साथ। हाँ जी। तो वहां पर मोदी 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 के नारे लग रहे थे और हर तरफ रोडों के ऊपर जो भीड़ थी वो उमड़ के आई हुई थी, जैसा हमने देखा है। क्या सच्चाई में ऐसा ही है? देखिए, भारत के जो लोग हैं उनमें वाकई है, क्योंकि मैं एक अकेला नहीं हूँ कि जिसको आज पता लगा कि भी भारत देश है, और वाकई, और मैं अकेला नहीं हूँ जिसको पता लगा कि भाई भारत में वाकई हमारी एक सभ्यता है जो किसी संसार में कहीं नहीं पाई जाती है, और उसमें इतनी टैलेंट है और उसमें क्या कुछ नहीं कर सकते। और मोदी जी ने वाकई इंडिया को भारत बनाया है। इसका जो समय आएगा, हाँ जी, या उससे आगे का या उसके मध्य का जो समय आएगा, वो किस प्रकार का रहने वाला है भारत को लेकर अमेरिका की एवज में? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अब अमेरिका जो वहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है वो मेरे ख्याल में ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा। वो उनका जो भी है, पर मैं यहाँ पर अमेरिका का दुष्प्रचार नहीं है, पर मैं भारत की बता रहा हूँ मैं, कि भारत में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें बदलाव चाहिए अगर हमें उस स्तर पर सोचना है, उस स्तर पे काम करना है। भारत में एजुकेशन सिस्टम हमारा सबसे बड़ा जो एक मैं देखता हूँ वो ये है कि हम कोई चीज़ करते हैं, पढ़ते हैं, हमारा एक सबसे बड़ा उद्देश्य होता है परीक्षा पास करना। परीक्षा पास करना और विषय को समझना ज़मीन आसमान का अंतर है। तो वहाँ पर अभी उस मुकाम को जिस दिन उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे कि जिसमें जो पढ़ाया जाता है वो समझने के लिए पढ़ाया जाता है, ना कि रट के और किसी प्रकार एग्ज़ाम पास करके मार्कशीट दिखा के नौकरी लेने में, उसमें फिर हमारा जो प्रगति है ना, वो जो हम चाहते हैं वो थोड़ा कठिन हो जाएगा। आप अमेरिका से 21 साल बाद वापस लौटे हैं। हाँ जी। और आप हरियाणा प्रदेश के महम चौबीसे क्षेत्र में पहुँचे हैं। हाँ जी। तो आप शमशेर खरगड़ा के यहाँ पहुँचे हैं। हाँ जी। तो कितनी गहरी मित्रता और कितने पुराने संबंध आपके इनके साथ? देखिए, मेरे पिताजी की तो बहुत गहरी मित्रता है, और मेरे पिताजी ने, मैं हमेशा जब भी आता हूँ तो मेरे पिताजी कहते हैं कि भाई मेरी जाकर राम राम करना। और मैं चौधरी साहब के पास आया था और मैंने बस बोला अंकल मैं आपसे राम राम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो एक पहले दिन से ही, पहले मिनट से ही, बैठने से पहले ही एक ऐसा लगा कि अपनापन लगा, और वो जो एक रिस्पेक्ट होती है वो दिन पे दिन बढ़ती जाती है। और मैं यहाँ पर किसी की कोई चाटुकारिता नहीं कर रहा हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं चौधरी साहब में सोचता हूँ कि क्या कहते हैं, जैसे मेरा लक्ष्य है और मैं चौधरी साहब से उनका व्यूज़ लेता हूँ उस पर। वो मेरा इसलिए है कि चौधरी शमशेर सिंह जी जो हैं, ये वाकई एक सोच रखते हैं। ये सोच मोदी जी की जो सोच है ना भारत को विकसित करने की, वो उस सोच से है जो हमारे पूरे भारत में अभी थोड़ी समय लगेगा उसको, पर ये दूर की सोचते हैं। और मुझे इसीलिए चौधरी साहब के साथ बैठ के इनका विचार विमर्श करने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ है जो वाकई, और आज मैं कितने लोगों से यहाँ मिला हूँ, मुझे लगता है कि वाकई मैं हरियाणा में, क्योंकि मैं यूपी का हूँ, मैं हरियाणा में आता हूँ मैं, और मुझे वाकई लगता है कि लोगों से मैं जब बात करी है मैंने कि हाँ, ये वो एक आम गांव नहीं है ये। इसमें आप क्या देखते हैं कि आज जो आप डाटा एनालिसिस है उस हिसाब से भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था है, जैसे 2047 के अंदर या उसके मध्य के समय में, जैसे 24 है, 26 में, 29 में या फिर 32 में, कहाँ पर देखते हैं आप देश क्या नंबर 1 बन पाएगा? उसमें कोई दो राय नहीं है कि देश नंबर 1 बन पाएगा, क्योंकि जो हमारी यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है वो इस प्रकार की जा रही है कि अब हमारे यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप है,
हमारे यहाँ पर कितने रूल्स और रेगुलेशन जो बदल गए हैं, जो एक बिज़नेस करने की सरलता है, जो एक हमारा जो माइंडसेट है वो इतना बदल रहा है कि अब हम थोड़ी दूर की सोचते हैं। और इसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ रहा है, और उसके होने से मैं अमेरिका में यहाँ पर जो इंटरनेट मिलता है पूरे भारत को, 1.5 अरब लोग हैं लगभग, और वहाँ पर आपको विदेशों में इतना सस्ता इंटरनेट नहीं मिलेगा जो यहाँ मिलेगा बिना किसी रुकावट के। उसमें मैं यहाँ बैठा था, 5G मेरा फ़ोन में सिग्नल आ रहा है, जो अमेरिका में भी देखने को नहीं मिलता, कहीं पर बहुत कम शहरों में मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत बिल्कुल प्रगति पे है। हमारी मिलिट्री में, रेडार इंस्टॉलेशन में, रेडार टेक्नोलॉजी में, हमारी उसमें हथियारों में, जिस प्रकार हमारे देश ने विकास करा है, ये डेटा एनालिसिस का उसमें इतना बड़ा उसमें एक उसका प्रयोग होता है, और ये सारी चीज़ें दर्शाता है कि हमारा देश बहुत बड़ी प्रगति पे है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2047 में हम नंबर 1 पे, और नहीं तो बहुत पास उसमें होंगे। क्या मोदी के अलावा ऐसा संभव था या नहीं? ये तो जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मोदी जी ने ही सब कुछ जागृत करा है कि हमारा देश है, भारत है, और ये लड़ने लायक है। जैसे होता है ना, जो हमारे करीब संबंधी होते हैं जिनके लिए हम लड़ते हैं, ये भारत भी वाकई एक ऐसा है कि ये भारत के लिए नहीं, ये हम भारत नागरिकों के लिए नहीं। मेरे ख्याल में तो मोदी जैसे जो लोग हैं वो पूरे विश्व के लिए एक नेसेसिटी हैं। तो क्या वाकई में देश विश्व गुरु बनने जा रहा है? बिल्कुल। देखिए, विश्व गुरु, मेरी परिभाषा विश्व गुरु की है कि जब पूरा विश्व प्रगति कर रहा है, और मोदी जी का जो एक अभियान, जो हर कोई बात करता है, जिनसे मैं बात करता हूँ, वो कहते हैं कि जो मोदी जी ग्लोबल सोचते हैं, तो उसमें वो जो विश्व गुरु है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा विश्व गुरु बनेगा, देश बनेगा। और रही बात कि हम सबके सब एक आर्थिक रूप से जो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हैं, उसमें मुझे दिख रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरे मन में कोई दो राय नहीं है कि हम उस राह पे बहुत ही अच्छी तरह चल रहे हैं। तो हमारे साथ में शमशेर खरकड़ा जी भी हैं, जिनके पारिवारिक संबंध हैं इनके साथ, उनसे भी दो बात करना चाहेंगे। इनके पिताजी आपके खास मित्र रहे हैं, तो किस प्रकार की शैली थी जो कुश्ती को लेकर आप उनसे, आपके भी जवानी के दिन रहे होंगे उस समय पर जब आप उनसे मिले हो? देखिए, उदयचंद जो पहलवान जी, ये इस देश के पहले अर्जुन अवार्डी पहलवान रहे, एसीपी रहे दिल्ली पुलिस में। परिवार अब नागरिकता अमेरिका की ले चुके हैं। उदयचंद जी भी वहीं नागरिकता ले ली उन्होंने, चले गए। आज जब मैं इनसे समय समय पर बात करता हूँ देश के बारे में, मोदी जी के विजन के बारे में, तो आज मुझे सचिन जी ने बताया कि आज हम वहाँ खड़े हैं जहाँ 25 साल पहले चाइना था अमेरिका के सामने। आज चाइना अमेरिका की बराबरी पर है। तो आज हम 25 साल वहाँ हैं जहाँ चाइना था जी। और 2029 में हम तीसरी इकोनॉमी होंगे, और 2047 में हम अमेरिका, चाइना सुपर पावर होंगे, इनसे ऊपर होंगे, नंबर 1 होंगे। ये मोदी जी की विज़न, उनका दूरदृष्टि, और देश को उस तरफ ले जाने के लिए एक प्लेटफार्म दिया, एक रास्ता दिया, एक लाइन बिछाने का काम किया। आज निश्चित रूप से जब 2047 की मोदी जी बात करते हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा डेटा है, एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है जो उन्होंने देश को वहाँ तक ले जाने के लिए खड़ा किया है। मोदी जी ने, जो बीजेपी का सपना था, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, एक देश दो निशान, दो संविधान नहीं चलेंगे, 370 हटा के एक संविधान किया, एक झंडा किया। वो सपना साकार किया जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था। ये जो मंदिर है, इसके बारे में कांग्रेसी मजाक करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब उसका उद्घाटन करके, प्रधान प्रतिष्ठा करके मोदी जी ने ये दिखा दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी जी ने कितने गले सड़े अंग्रेजों के टाइम के कानूनों को उखाड़ के फेंका, बदला। आज किसी के पेट में दर्द है, आज कांग्रेस के समय में, क्या आज भी मोटर व्हीकल एक्ट जैसे जो एक्ट हैं वो अंग्रेजों के टाइम के, वो एक्ट बनाने वाले हिंदुस्तान में भी वही हैं, इंग्लैंड में भी वही हैं, लेकिन
वहाँ कुछ और कानून उन्होंने बनाया और यहाँ कुछ और कानून बनाया। अब मोदी जी ने देश को 1947 में सुपर पावर बनाने के लिए, हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाने के लिए जितने गड़े सड़े कानून थे, कोई 2000 के करीब कानून में बदलाव किए, नए कानून लाए, पुराने कानून में बदलाव किया और आज देश को ठीक लाइन पर ले जाया जा रहा है। इसके लिए मोदी जी का जो दूरदृष्टि है उसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। चलो, धन्यवाद शमशेर ककड़ा जी। आप अमेरिका में थे अच्छा जी। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन समारोह था। हाँ जी। क्या अमेरिका में भी इस तरह का माहौल था, उत्सव था जिस प्रकार का हिंदुस्तान में था? ये भी जाके आया। देखिए, अमेरिका में जो हमारे भारत के लोग हैं, पहले साउथ के नॉर्थ के अलग अलग देखते थे। राम मंदिर ने सबको एक बना दिया और हमें वाकई भारत को, हर कोई अब भारत को सोचता कि हम सब एक हैं। और रही बात जो अमेरिका में जो वहाँ के लोग हैं, वो जानते हैं कि यहाँ पर कुछ है, जबकि क्यों वहाँ के जो जितने प्रसार जो वहाँ की मीडिया है वो तो अच्छी तरह दबाने की कोशिश करती है, इसमें कोई दो राय नहीं, हर कोई जानता है और बेशर्मी से करते हैं वो लोग। लेकिन सच को छुपाया नहीं जा सकता और लोग वहाँ जानते हैं कि कुछ ना कुछ बात है वहाँ पर कि जो इतना वहाँ पर हो रहा है। तो मैं अभी जिस होटल में ठहरा हुआ हूँ, वहाँ पर इतने सारे जो विदेश के लोग आए हैं, हर कोई राम मंदिर होके आ गया है। हमारे अपने इतने प्रतिशत के हिसाब से देखें ना, परसेंटेज वाइज हमारे इतने भारत के लोग नहीं गए होंगे जितने बाहर से टूरिस्ट वहाँ राम मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं। मैं अभी कल ही लौट के आया हूँ अयोध्या से और वहाँ देखो कितने सारे विदेश के लोग हैं। अच्छा, एक बात और बताइए सचिन जी। हाँ जी। जैसे आज जो भागते जो युवा जा रहे हैं, उनका भविष्य वहाँ कैसा है? देखिए, जो भाग के जा रहे हैं, गाँव की स्टाइल से जाते हैं या अवैध तरीके से जाते हैं, जो मैं कहना चाहूँ, वहाँ वो निर्भर करता है कि वो किस प्रकार किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। वहाँ अमेरिका वालों को खुद नौकरी नहीं मिल रही है, तो वहाँ जाके ये क्या करेंगे, और यहाँ तो बताएंगे नहीं, पर वहाँ जाके जो उनको काम करना पड़ता है, जिस प्रकार उनको रहना पड़ता है, वो तो यहाँ से भी बदतर है। उस मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे को कितने लोगों ने बोला है कि भाई, और मैंने कितने कैसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिन्होंने डाटा देखा है वहाँ पर उनका रहने का, वहाँ पर जो जिस प्रकार वो रहते हैं, बड़ा बुरा हाल है उनका। और जो यहाँ पैसे भेजते हैं ना, बड़ी कटौती करने के बाद, भाई देखिए अमेरिका में पैसे ज़्यादा मिलते हैं, वो खर्चे भी तो बड़े होते हैं जी। मैं रहता हूँ ना, मुझे पता है ना मेरे खर्चे कितने बड़े बड़े खर्चे होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। और तो वो जो पैसा बचा के भेज रहे हैं, वो मुझे पता है कि वहाँ किस प्रकार बड़ी मुश्किलों में रह रहे होंगे। एक एक कमरे में 15-15 लोग भरे पड़े होंगे और क्या काम कर रहे होंगे, मुझे पता है। तो मैं तो उनको ये कहूँगा कि देखिए, भारत में जितनी विकास हो रहा है, मोदी जी पे वाकई एक थोड़ा विश्वास करो कि यहाँ पर ही अपना काम ढूंढो और अपने आत्मसम्मान, जितना अपने आप को आत्मसम्मान दोगे ना, उतना ही अपना विकास कर पाओगे। अपना आत्मसम्मान खोकर और बाहर जाकर और अपने देश का जो नाम बिगाड़ते हैं वहाँ पर, वो किसी के लिए अच्छा नहीं है। और बस मैं यही कहूँगा कि वहाँ पर इतना फ्यूचर बड़ा नहीं है, उस परमानेंट फ्यूचर नहीं है वहाँ पर। वहाँ अमेरिका के लोगों को खुद नौकरी ढूंढने में मुश्किल हो रही है, तो यहाँ जाके कितने दिन कितने काम कर लेंगे वो। तो दर्शक साथियों, आपने सुन लिया, बता दिया, बहुत बड़ी बात बताई गई है कि यहाँ हिंदुस्तान के अंदर आपका भविष्य नहीं है, तो अमेरिका के अंदर भी आपका भविष्य नहीं हो सकता। तो हमें अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए, जो होनहार लोग होते हैं ना, उनको आप कहीं लगा दो, वो वहीं कहीं ना वहीं पर अपना भविष्य बना लेंगे। तो यहाँ बना के देखो, मैं वहाँ से यहाँ पर आया हूँ। मैं क्यों आया हूँ, ये एक चौधरी साहब को जो सबसे बड़ा मेरा विषय था, मैं यहाँ गुरुकुल खोलने आया हूँ। अच्छा। हाँ जी। और वो गुरुकुल कोई सामान्य गुरुकुल नहीं है, वो ऐसा गुरुकुल है, वो ऐसा स्कूल होगा कि जो हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन जो कमियाँ हैं ना, जो भर सकती हैं, जो अभी जो कांग्रेस काल में जो बहुत बड़ी एक जो हमारी कमी आई है, उसको मैं भली भांति पहचानता हूँ और उसका एक पायलट प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। और इसीलिए मेरा सबसे बड़ा अभियान यहाँ पर है, यहाँ पर आने का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अमेरिका में रह के मेरे को बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं यहाँ पर आने के लिए, सब कुछ करने के लिए, पर इसलिए करता हूँ कि मुझे पता है यहाँ संभव है। तो क्या मुहिम में ऐसा होने जा रहा है? क्यों नहीं होगा। बैठे हैं चौधरी साहब, आपको पता है इनकी विज़न कैसी है, आपको पता है कि मोदी जी की विज़न कैसी है और कितना कुछ काम हो रहा है।
मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, सुबह से मैं देख रहा हूँ कितने लोग आए हैं, फटाफट 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 कितने कितने काम करवा दिए। ये कभी पहले संभव था? कम से कम नहीं तो 15 चक्कर लोग लगाते थे, इधर गए उधर गए उधर गए, और अंत में लोग सोचने ही छोड़ दिया था कि भाई सरकार भी कुछ कर सकती है। आज हमारे जहाज़ जाते हैं, हमारे इतने महंगे जहाज़ जो हमने खरीदे हैं वो जाते हैं, लोगों को रेस्क्यू करके लाते हैं। हम कभी ये नहीं देखते कि कौन पाकिस्तान श्रीलंका का है। हमारी सेना नेवी ने सारे में अपना वो बिछा अपना एक ऐसा रिस्पेक्ट का बना दिया है, जाल बिछा दिया है कि कोई से चूक नहीं सकता। तो ये महम में क्यों नहीं है? महम बिल्कुल उतना ही है जितना भारत है। तो ये बिल्कुल असंभव है। चलो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों, जय हिंद। नमस्कार।